हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस। मैंने पिछली वीडियो में 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें HCF ऑफ 306 657 इजिकल टू 9 दिया है। LCM इजिकल टू 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब LCM पूछा है इसका, तो LCM क्या हो गया। तो दोस्तों देखेंगे, हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है कि नहीं। हम दोस्तों कहेंगे कि हमारा जो पहली संख्या कितनी है x, वो 306 दे रखी है। तो y कितना दे रखा है, हमें 657 दे रखा है। इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। हम बोलेंगे कि 306 इंटू 657 इजिकल टू, और दोस्तों हमें HCF दे रखा है कितना, 306 और 657 का LCM दे रखा है 9। तो HCF कितना है, सॉरी HCF दे रखा है 9 इंटू में LCM की वैल्यू ज्ञात करनी है। LCM की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो LCM इजिकल टू LCM ऑफ 306 और 657 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 306 इंटू 657 बटे 9। इसे हम काट लेंगे दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, 3 से काट लेंगे। 3 एकम सॉरी 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 657 का मल्टीप्लाई हम 34 से करेंगे। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 हासिल के, 4 छिंग 24 और 2 26, 7 7 21 2, तो 5 15 2 17, 1 3 6 18 19, 8 3 7 6 13, 10 और 2 12, 22,338, 22,300। मल्टीप्लाई सही किया, चेक कर ले रहे एक बार और। 4 सत्ते 28 2 हासिल, 4 पंजे 20 और 2 22 2 हासिल, 4 छिंग 24 और 2 26 सही है। 7 21 2 हासिल, 7 21 2 हासिल, तो 5 15 2 17, 1 हासिल, 6 18 1 19, 8 सिर्फ कर दे रहा हूँ। अगर दोस्तों हमें मंजिल पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों डट के मेहनत करें, जिससे हमारी 10th क्लास में मैथ में अच्छे अंक आए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जांच कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हमारा, जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, शून्य पर समाप्त हो सकती है, शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखो दोस्तों सॉल्यूशन, हम बोलेंगे, देखो दोस्तों अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक का मान कितना हो, शून्य होने के लिए ऐसी संख्या का सतह 10 से पूर्णतः विभाजित होना अनिवार्य होगा।
तो हम थ्योरेटिकल है, चलो करते हैं। हम लिखेंगे किसी भी संख्या किसी भी संख्या के अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम अंक का मान शून्य शून्य होना, ऐसी संख्या सदैव ऐसी संख्या सदैव 10 से पूर्णतः विभाजित होना अनिवार्य है। विभाजित होना अनिवार्य है। जैसे 10 ले लो, 20 ले लो, 30 इत्यादि। ठीक है, 10 से सब पूर्णतः विभाजित है, अतः 10 ऐसी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 है। 2 तथा 5 है। जैसा कि 6 की पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंडों में दो तो है परंतु 5 नहीं है। जब 6 की गणना करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, मगर इसकी हमें कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5, परंतु 5 नहीं है। अतः n का कोई प्राकृत संख्या का मान अंतिम अंक शून्य नहीं दे सकते। n का कोई प्राकृतिक मान इसे शून्य नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, थ्योरेटिकल सवाल है, कुछ नहीं है। हमें ऐसे खंड ढूंढने हैं जो 10 से पूर्णतः विभाजित हों। 10 से पूर्णतः विभाजित होंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो, अगर 6 में मेरे 2 इंटू 5 होते तो 0 पर समाप्त हो जाती, मगर इसमें 6 की पावर n में अगर मैं कोई प्राकृतिक मान 6 की पावर 1 ले लूँ, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 की पावर 2 ले लूँ, 36 आएगा। 6 की पावर 2 नहीं देगा। हाँ, अगर मेरे 6 में अगर 2 इंटू 5 होते, 5 में 10 हो जाते, अगर 60 होते तो मेरा शून्य हो सकता था लास्ट में। तो ये कभी भी संख्या कैसी होगी? शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कभी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन देखो। ये दोस्तों अगला सवाल करते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या है, क्यों है, क्यों भाज्य संख्याएं क्यों है। चलो दोस्तों, पहले इसको हल करते हैं। दो सवाल दे रखे हैं। पहले 7 इंटू 13 प्लस 13, इसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें 13 को ले लेंगे। 7 इंटू 11 प्लस 1 13, 77 प्लस 1 ये होंगे 13 और ये होंगे 78। ठीक है ना, 78 78 घंटे का देख लो। 2 3 6 18 3 का 9 खंड हो जाएंगे 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, और वन भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन भी मान लेंगे, वन भी मान लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं। तो दोस्तों देखो, इसके एक से ज़्यादा खंड हो रहे हैं, एक से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, गुणन खंड हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं जैसा कि संख्या गुणा कर लो 78 और 13 गुणा 91 और 10 101 कितने हो जाएंगे, 1014। ये कितने हो जाएंगे, 1014। तुमने जैसा कि संख्या 1014 के दो से अधिक अभाज्य, दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, भाई एक से ज़्यादा गुणनखंड है इसके। देखो, वन भी हो सकता है, और वन में तो अभाज्य आता नहीं है। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, 2। तो देखो, इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। एक से ज़्यादा गुणनखंड है इसके, तो कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। चलो अब दूसरा देखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है दोस्तों, 5 को हम ले लेंगे सब में से। पहले तो ये कर लिया हमने, और इस वाले को करेंगे। 5 को हम सब में से क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 6 6 चौक 24 24 इंटू 6 6 चौक 24 2 6 दूनी 12 2 14। सत्ते कितने हो जाएंगे, 7 चौक 28 2 7 चौक 28 और 2 30 7 7 7 और 3 10। ये हो जाएंगे कितने, 1008 प्लस 2। ये हो जाएंगे 5 इंटू 1009, ये हो जाएंगे 1009। तो खंड करके देख लो। देखो दोस्तों, अब 5 इंटू 1009 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5045। गुणनखंड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, एक ही गुणनखंड कर सकता हूँ। इसमें यही लिखेंगे, जैसा कि संख्या 5045 के 5045 के दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं,
इसलिए यह संख्या एक भाज्य भाज्य संख्या होगी भाज्य संख्या होगी एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक कैसा नंबर है, एक अभाज्य नहीं है। सबसे छोटा अभाज्य नंबर कितना है? 2। सबसे छोटा अभाज्य नंबर कितना है? 2। और इसमें से एक भी आ गया, एक से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, फिर भी इसके एक से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, तो क्या होगा? कैसा हो जाएगा? एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। 6वां हो गया। 7वां क्वेश्चन देखो। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन 7 में कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, चलो मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक
स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे, कितने स्थान पर मिलेंगे। चलो दोस्तों, इसी खेल का 4 और वृत्ताकार पथ है, 2 जी वृत्ताकार पथ है। ठीक है दोस्तों, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया ने पूरा वृत्त पे एक चक्कर लगा लिया। ठीक है, एक चक्कर घूम लिया पूरा सोनिया ने, कितना टाइम लगा? 18 मिनट लगा। सोनिया को कितना लगा? सोनिया को लगे 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगे 12 मिनट। इसी एक चक्कर में लगे 18 मिनट, इसी चक्कर लगाने में रवि को कितने लगे? रवि को लगे 12 मिनट, रवि को लगे 12 मिनट। ठीक है, अच्छा, रवि को कितने लगे? 12 मिनट। तो वो बोल रहा है कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, मान ले रहे हैं जी एक ही समय पर चले हैं दोनों, सोनिया और ये एक ही समय पर चले हैं। तो ये पूछ रहा है या दोबारा से जब मिलेंगे तो प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो मैं लिख रहा हूँ, दिया है सोनिया को चक्कर लगाने में सोनिया के द्वारा एक चक्कर तय करने में लगा समय कितना? 18 मिनट। और दूसरा कौन सा? रवि के द्वारा एक चक्कर तय करने में लगा समय बराबर कितना? 12 मिनट हो गया दोस्तों, 12 मिनट। तो क्या करेंगे, दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? तो समय का हो जाएगा लघुत्तम। समय क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार समय का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम मान क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 18 और 12, एलसीएम ऑफ 18 और 12 कितना हो जाएगा? 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो। 2 तिया 6 तिया 18, 2 दूनी 4 तिया 12। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इनका कितना? सबसे देखो 2 ज़्यादा है, 2 की पावर 2, 3 ज़्यादा है, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 4 × 9 कितने हो जाएंगे? 36 मिनट। 36 मिनट। तो कितनी मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। यहाँ मिल जाएंगे 36 मिनट बाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितने मिनट बाद मिल जाएंगे? 36 मिनट को एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और मैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में 1.3 कराऊंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।